Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important current affairs of the day. The first article we're going to discuss about is a COP meeting. Recently, United Nations Framework Convention on Climate Change की COP29 मीटिंग हुई थी बाकू में. अब इसमें कुछ मेजर आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट और उससे रिलेटेड चैलेंजेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. You can relate it with the environment topic of your like UPSC journey. साथ के साथ साइंस एंड टेक में आज हम डिस्कस करेंगे सर्विकल कैंसर के बारे में. गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, सर्विकल कैंसर होता क्या है, कौन से पार्ट को इंपैक्ट करता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस वी विल बी डिस्कसिंग. देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल अफेयर को लेके. यूएन ने एक ट्रीटी प्रपोज की है, ट्रीटी ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. अब इस ट्रीटी की अगर बात करें तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आपको पता होगा फिलिस्तीन में जिस तरह से एट्रोसिटी कंडक्ट की जा रही है, यूक्रेन में, इथोपिया में, तो इस कंटेक्स्ट में यूएन के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि भाई यूएन को कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट एक्शन लेना चाहिए इस तरह की क्राइम्स को रोकने के लिए. तो दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो तीनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम कॉप मीटिंग के बारे में समझते हैं. देखिए, ये जो COP29 है इसका सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए. 1992 में एक मेजर इवेंट होता है. इस इवेंट का नाम रखा जाता है रियो अर्थ समिट, जहां पर एनवायरनमेंट के ऊपर ह्यूमंस के इंपैक्ट को डिस्कस किया जाता है. इस समिट से तीन मेजर आपके कन्वेंशंस निकल के आते हैं. एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड लास्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो ये जो UNFCCC है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अब देखो, इस पूरी जो COP29 की मीटिंग है इसका जो हिस्ट्री है आप इसको रिलेट कर सकते हो. आज से कुछ साल पहले 2009 में कोपेनहेगन में एक मीटिंग हुई थी जहां पर डेवलप कंट्रीज ने यह इंश्योर किया था कि हम by 2020 we will be providing you with the $100 billion so that आप adaptation and mitigation front पे efforts ले सके. आप कौन? यहां पर ये पैसा प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को और ये अडेप्टेशन और मिटिगेशन पे इस पैसे का इस्तेमाल कर सके ताकि क्लाइमेट चेंज से ये निपट सके. अब बात यहां पर खत्म नहीं होती है. एक्चुअल में ये कमिटमेंट की गई थी बट इसको कभी फुलफिल नहीं किया गया. अब इसी को थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए यहां पर COP29 में हम लेके आए न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल्स. अब ये जो क्वांटिटेटिव गोल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये इंश्योर कर रहा है कि भाई फंडिंग हम प्रॉपर प्रोवाइड कर सके क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए. अब इसमें जो हमारा पुराना जो टारगेट था, मतलब जो $100 बिलियन पर ईयर प्रोवाइड करने का, वो तो एक्सपायर हो चुका है. अब कहा जाता है कि भाई एक नया फंड मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिससे अडेप्टेशन, मिटिगेशन, लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के हम उसको एड्रेस करेंगे. अब देखिए यहां जो बात हुई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रही क्लाइमेट जस्टिस के बारे में. क्लाइमेट जस्टिस के बारे में अब ये टर्म होती क्या है? देखिए, हर कंट्री की क्लाइमेट को लेके वर्नेबिलिटी डिफरेंट है. अब जैसे क्लाइमेट चेंज, अभी हम जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं वो है टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को जो मिल रहा है. अब ये जो टेम्परेचर में इंक्रीज है इसका अलग अलग एरिया पे अलग अलग इंपैक्ट है. जैसे कुछ एरिया में ड्रॉट आ रहे हैं बहुत ज्यादा एंड कुछ एरिया में आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है और वो भी बहुत ज्यादा, जिससे फ्लडिंग की प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम है, वो इंक्रीज हो रही है. तो यहां पर कहा जाता है क्लाइमेट जस्टिस में कि भाई हम इंश्योर करेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी यहां से फाइनेंस आएगा ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड नेशंस और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई जिसका जितनी ज्यादा वर्नेबिलिटी है उसको उतनी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड की जाएगी इसके अंडर. अब यहां एक नया मैकेनिज्म हमने डेवलप किया कार्बन ट्रेडिंग रूल को लेके. अब कार्बन ट्रेडिंग होती क्या है, सबसे पहले आप इसे समझें. जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है, इसका नाम हम रख लेते हैं ABC कंपनी. अब इस ABC कंपनी ने इंडिया में आके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया
कैसा प्रोजेक्ट? मैंने कहा सोलर एनर्जी का। अब सोलर एनर्जी का जब इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इससे मान लीजिए 100 यूनिट जो कार्बन एमिशन था वो इन्होंने कर दिया रिड्यूस। अब इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि भाई मान लीजिए इन्होंने 50 गीगावाट एनर्जी यहां से जनरेट की। अब अगर इस 50 गीगावाट एनर्जी को जनरेट करने के लिए कितना कोल बर्न करा जाता और उससे कितना कार्बन एमिशन होगा, उसको यहां पर हम एज अ यूनिट यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसको सेल एंड परचेज किया जा सकता है। तो कार्बन ट्रेडिंग में बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स का सेल एंड परचेज किया जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस की जो रिडक्शन है इसमें फैसिलिटेट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई डेवलप कंट्री है, अब इनको पर्टिकुलरली अपने एमिशन टारगेट को अचीव करना है, तो उस केस में ये किसी डेवलपिंग कंट्री से इसको परचेज कर सकेंगे। अब यहां पर इससे होगा क्या? इससे ग्लोबल कोलैबोरेशंस इंक्रीज होंगे। जैसे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में प्रोजेक्ट्स किस तरह से आप मैनेज कर पाए, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग उन एरियाज में जाएगी जहां पर लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, फैसिलिटीज अच्छी मिल रही होंगी। तो कहीं ना कहीं इससे जो ग्लोबल कमिटमेंट है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो कमिटमेंट और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। अब इसमें कुछ चैलेंजेस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी एक फाइनेंशियल डेडलॉक देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या, जब बात हो रही थी कि भी $100 बिलियन नहीं तो कितना पैसा देना होगा डेवलपिंग कंट्रीज को, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा कि हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। डेवलप कंट्रीज कहती भैया ऐसे कैसे? तो यहां पर इन्होंने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और जिस पॉपुलेशन के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो पॉपुलेशन का नंबर भी इंक्रीज हो चुका है। इस बेसिस पे जो पहले $100 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी, अब वो बढ़ के 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। अब डेवलप कंट्री कहते हैं कि नहीं, हम इतना तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, वी विल ट्राई कि हम $250 बिलियन आपको प्रोवाइड कर दें बाय 2035। अब बाद में इसको और रिवाइज करके इन्होंने $300 बिलियन कर दिया। कहते इससे ज्यादा हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो 2021-22 में कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा आपके अकॉर्डिंगली, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली $115 बिलियन ही आप मोबिलाइज कर पाए हैं। तो बहुत लिमिटेड सा ये नंबर है एंड जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। एंड अभी तक इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि ये फंड कौन प्रोवाइड करेगा, मींस कितना शेयर अलग अलग डेवलप कंट्रीज का इसमें रहेगा, यूके, यूएस या फ्रांस, जर्मनी, उनका क्या शेयर रहेगा। क्या इसमें आपको पब्लिक फंडिंग देखने को मिलेगी, प्राइवेट फंडिंग देखने को मिलेगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि आज की डेट में यहां पे एक डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि कार्बन ऑफसेटिंग के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कार्बन ट्रेडिंग की फैसिलिटी को यहां पर इंश्योर किया गया, जो कि आर्टिकल 6 के अंडर भी मेंशन किया गया पेरिस एग्रीमेंट के। बट इसमें एक कंसर्न है ग्रीन वॉशिंग का। अब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है जिसका नाम हम ले लेते हैं अनिल प्राइवेट लिमिटेड। आई होप किसी कंपनी का नाम ना हो, अनिल प्राइवेट लिमिटेड। अब इसने कहा कि मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिससे कार्बन एमिशन मेरी कंपनी का, मतलब आप ये मान के चले कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है जिससे कार्बन एमिशन मेरी कंपनी का ऑलमोस्ट पर डे 10 यूनिट से कम हो गया। अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें आप ये कहें कि अनिल ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया होगा या अडॉप्ट किया होगा ऐसी टेक्नोलॉजी को। बट प्रॉब्लम यह है कि इसने ये फॉल्स क्लेम कर दिए यहां पे एंड इस बेसिस पे लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह की मिसलीडिंग जो है, इस तरह की कमियां जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं और इसी को आप क्या कह देते हैं, ग्रीन वॉशिंग। कि भाई कथनी और करनी में फर्क है। आपने कहा कि कार्बन एमिशन कम हुआ बट एक्चुअल में इसमें कार्बन एमिशन तो कम हुआ ही नहीं। तो वो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है यहां पे। तो कहते हैं यहां अगर हम देखें तो कुछ स्पेशल फंड बनाए गए हैं, जैसे अडेप्टेशन फंड के ऊपर स्पेशल क्लाइमेट फंड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ये सभी को यहां पर आप ये कह सकते हो कि फंडिंग ट्रिपल करने की बात हुई है। बट
कोई भी इसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म यहां पर डेवलप नहीं हो पाया। हाँ, फोकस ये किया जाएगा कि ज्यादातर कंट्रीज को ग्रांट बेस्ड फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे वन वे पेमेंट्स होंगी, मतलब डेट की फॉर्म में नहीं, ग्रांट्स की फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाएगा और इसे पीरियोडिकली कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाएगा और एलिजिबल जो कंट्रीज है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब क्या चीजें हैं जो यहां पर प्रॉब्लम दे रही हैं? पहली चीज कि भाई $1 ट्रिलियन 2030 से चाहिए था, जिसकी कमिटमेंट अभी भी नहीं मिल पा रही है। मोबिलाइजेशन को लेके कोई आप ये नहीं कह सकते कि क्लैरिटी मिल पा रही है। अब जो क्लाइमेट जस्टिस के लिए आप मेजर्स की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट किए गए हैं। कहीं ना कहीं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और ये जो स्मॉल आइलैंड नेशंस थे, ये कहते हैं हमारे कंसर्न्स तो आपने आइडेंटिफाई किए ही नहीं और उनको कहीं ना कहीं आपने सपोर्ट भी नहीं किया। फिर यहां पर कहा गया कि भाई कोई अलग से प्लान नहीं बनाया गया कि जो हिस्टोरिकल अमीटर्स थे जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग से शोकेस करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया। लास्ट में एक कंसर्न आता है कि भाई देखो, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जो आप कार्बन ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, ये कार्बन ट्रेडिंग भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली आप मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक फॉरेस्ट लगाया, एक जंगल लगाया, अब उस जंगल से कितना कार्बन सिंक क्रिएट हुआ, मतलब कितना वो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेट या अब्सॉर्ब कर सकता है, इसको कैसे मैं क्वांटिफाई करूंगा? तो कहीं ना कहीं उसमें भी क्लैरिटी अभी की टाइम में लैक कर रही है। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं सबसे पहले तो आपको डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न है कि भाई फाइनेंशियल कंसर्न $1.3 ट्रिलियन चाहिए, तो आप उसके लिए देखिए कि क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इंडिया और बाकी कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे नाइजीरिया हो गई आपकी, और बहुत सारी कंट्रीज है, चाइना और बहुत सारी, जिन्होंने ये कहा कि भाई जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया। तो फोकस ये होना चाहिए कि भाई एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके आए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कॉपरेशन को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तभी आप क्लाइमेट को लेके कलेक्टिव गोल्स को अचीव कर पाएंगे। In addition to this, we have to focus upon how we can ensure a bottom-up approach in which the civil society of every country can participate. यानी regions, आपके जो indigenous groups हैं, young activists हैं, आप उनको भी साथ में लेके चलें। अब रूल फ्रेमवर्क हमने बना तो लिया है कुछ हद तक कार्बन ट्रेडिंग को लेके, बट इसमें ग्रीन वॉशिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करना पड़ेगा कि मिसयूज ना हो। फिर यहां पर वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग के प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत है। एंड एक इफेक्टिव मैकेनिज्म ये भी डेवलप करने की जरूरत है कि कैसे हम ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या जो आपके स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे केटर कर सकते हैं। तो दिस वाज द एंटायर COP29। अब इसके बाद आपको इसके बारे में कोई और आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जीरो सर्विकल कैंसर केसेस अमंग वुमेन वैक्सीनेटेड अर्लियर। ये एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें सर्विकल कैंसर के बारे में बात की गई है। अब सबसे पहले सर्विकल कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल नहीं है, सर्विकल कैंसर है। बेसिकली सर्विक्स करके एक पार्ट होता है जो लोअर यूट्रस में आपको देखने को मिलता है, जो कनेक्ट करता है वजाइना से, मतलब फीमेल्स में ये आपको देखने को मिलता है। अब ये जो है ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज है प्रीमेच्योर डेथ का वुमेन्स का। अब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है दैट इज लाइक कि पोम्पिलोमा वायरस। अब ये HPV 16 और जो HPV 18 स्ट्रेन है ये मेजरली इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब क्या कारण है जिसकी वजह से ये फैलता है? देखिए, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज यानी एट अ नेसेंट स्टेज, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए वो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वीक इम्यून सिस्टम एंड स्मोकिंग, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको फीमेल्स में देखने को मिल जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? जैसे कुछ केसेस में इवन पीरियड्स के बाद भी वजाइनल ब्लड्स आपका रिलीज हो, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिले, एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर डिस्कंफर्ट फील हो रहा हो, तो ये सभी वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन बेसिकली
स्मोकिंग को अवॉइड करो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करो और कॉन्डम्स का यूज कीजिए। अब इसमें अगर आप बात करें तो HPV 16 एंड 18 के लिए एक बायवेलेंट वैक्सीन आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस की गई है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बट इसकी इफेक्टिवनेस 19 से 14 एज के ग्रुप में ज्यादा इफेक्टिव आपको देखने को मिली है। तो यहां आपको याद रखना है कि भाई ग्लोबल टारगेट्स भी हैं हमारे, जिसमें आप ये कह सकते हो कि हम इन इंसिडेंट्स को 4 तक लेके आना चाहते हैं, 4 या उससे कम अमंग 1 लाख फीमेल्स। तो इसका हमारा ये टारगेट है, जिसमें हम कह रहे हैं 1970-90 इसको अचीव करना है बाय 2030। मतलब 90% फीमेल्स को उनके केस के बारे में पता हो, 70% एटलीस्ट ऐसी हो जो ट्रीटमेंट रिसीव कर रही हो, और इसके बाद रिजल्ट्स एफिकेसी उसमें 90%। मतलब लाइक वैक्सीन्स 90% को मिलेगी, ट्रीटमेंट 90% को मिलेगी एंड स्क्रीनिंग 70% फीमेल्स को हम इंश्योर करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक वैक करके एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस की है, जिससे इस चीज को आप क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब ये भी आर्टिकल काफी इजी था, बट पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखेंगे तो यूपीएससी आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो स्ट्रीम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे H1N1 के बारे में यूपीएससी ने पूछा था। ऐसे ही मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने कैसे डिजीज ट्रांसमिट होती है इसके बारे में पूछा हुआ है, एंड वैक्सीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल ये 3 मेथड्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आइए अब बात करते हैं यूएन पैनल्स अडॉप्ट रेजोल्यूशन फॉर फर्स्ट एवर ट्रीटी टू पनिश क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब ये जो पूरा आपका जो ट्रीटी है, इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई जो जिनोसाइड और टॉर्चर्स या जो ग्रेव वायलेशन देखने को मिलते हैं ह्यूमन राइट्स को, उनको एड्रेस करने के लिए यूएन की एम्बिट में हम एक ट्रीटी बनाना चाहते हैं। अब ये पहली ट्रीटी नहीं है, जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 की आपकी पहले से ही है, जो प्रिवेंट और पनिश करती है क्राइम ऑफ जिनोसाइड को। अब इसको पनिश करने के लिए हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया, जो पार्टी इसको साइन करेगी इसकी रूलिंग उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब 1998 के जो रोम स्टैट्यूट है उसके अंडर ये आपका आईसीसी बना हुआ है, जो जिनोसाइड, वॉर ऑफ क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन सबको डील करता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव है, बट सभी लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सभी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। कई कंट्रीज के सॉवरन इश्यूज आ जाते हैं। जिनीवा कन्वेंशन की अगर बात की जाए तो जैसे वॉर के टाइम पे जो भी एट्रोसिटी कंडक्ट की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस कोई सिविलियन है या कोई लाइक कॉम्बैट के टाइम पे इंजर्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट, तो वो जो क्राइम ड्यूरिंग द वॉर कमिट किए जाते हैं उसको डील करता है। देन एक कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है 1984 का, जो मान लीजिए कोई प्रिजनर ऑफ वॉर है, अब उसको ये सेफगार्ड करने का काम करती है। तो कहते हैं कि भी ये ट्रीटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज इथोपिया, सूडान, यूक्रेन, गाजा, म्यांमार, इन सभी एरियाज में कहीं ना कहीं ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इसे प्रपोज किया गया। अब प्रपोज किया गया और कहा गया कि भाई इसको कहीं ना कहीं 2026-23 तक आने वाले सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि नेगोशिएशन कंक्लूड करें, बट फाइनल डेट आप ये मान के चलो कि फाइनलाइज करने की है 2029 तक। तो यहां पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को कवर किया गया, जैसे मर्डर, इंसेलमेंट, डिपोर्टेशन, imprisonment, टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस, प्रोसिक्यूशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो यहां पर एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जा सके, जिसके थ्रू एक पर्सन जो कमिट कर रहा है इस तरह की क्राइम उसको रोका जा सके। बट हाँ, रशिया के इसमें कंसर्न है और देखने वाली बात है कि रशिया इसका पार्ट बन पाता है कि नहीं। अब अगर देखें तो अभी फिलहाल के लिए इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, कहीं ना कहीं ये ग्लोबल फ्रेमवर्क को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, जहां पर अगर किसी भी तरह की एट्रोसिटी किसी पर्सन के अगेंस्ट कमिट की जाती है, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया जाता है, तो उसको पनिश किया जा सके। तो अगर यूएन के एम्बिट में आएगा तो एक डेटरेंस क्रिएट होगी, एंड कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि भाई लाइक जो स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लाइक जो स्टेट एक्टर्स है उसके अगेंस्ट तो रोम स्टैट्यूट में फिर भी प्रोविजंस है, बट नॉन स्टेट एक्टर्स को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इसको ये यहां पर
अपनी एम्बिट में लाते हैं कि नहीं यूएन में, वो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। यस, कहीं ना कहीं इससे ग्लोबल कॉपरेशन कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का एंड प्रिवेंट करने का क्राइम को लेके, तो इससे काफी सारे ये आपके पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी हो। अगर डिस्कशन अच्छी लगी हो तो जाते हुए लाइक बटन पे प्रेस जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।